हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम भूगोल के एक नए चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम एक नए चैप्टर ज्वालामुखीयता को लेकर आए हैं। ज्वालामुखीयता आखिर क्या होता है? ज्वालामुखी जो होता है वो मूल रूप से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक आकृति को कहा जाता है ज्वालामुखी, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसकी को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। आज क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। ज्वालामुखीयता क्या है, क्यों होता है, उसके बाद इसका प्रकार, स्थलाकृति और उत्पाद, उसके बाद वैश्विक वितरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या होता है, क्यों होता है ना। उसके बाद इसका ज्वालामुखीयता का क्या क्या कौन कौन सा प्रकार है, उसके बाद इसके द्वारा क्या क्या स्थलाकृति की निर्माण होती है, किस प्रकार की स्थलाकृति की निर्माण होती है, उसके बाद इसका उत्पाद क्या क्या है, उसके बाद हम मैप के ऊपर देखेंगे वैश्विक वितरण, यानी विश्व के किन किन जगहों पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं और पाए जाते तो किस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ ही क्यों पाए जाते हैं। इस प्रकार का सवालों का जवाब हम इस चैप्टर के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखीयता क्या है। ज्वालामुखीयता का अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी में है कि मैग्मा का निर्माण से लेकर ज्वालामुखी उद्गार तथा उसके ठंडा होकर चट्टान बनने तक की क्रिया को ज्वालामुखीयता कहते हैं। यानी मैग्मा का निर्माण जब से होता है वहाँ से लेकर ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, वहाँ उसके बाद ज्वालामुखी के उद्गार के बाद उसको ठंडा होकर चट्टान बनने तक की क्रिया को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया में क्या क्या संरचनाएं बनती है और किस प्रकार की संरचनाएं क्यों बनती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, ज्वालामुखीयता का परिभाषा हम इस रूप से देख सकते हैं कि मैग्मा के निर्माण से लेकर ज्वालामुखी उद्गार तथा उसके ठंडा होकर चट्टान बनने तक की क्रिया को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। उसके बाद मैग्मा क्या होता है, अभी क्या के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, मैग्मा क्या होता है। तो आप साधारण सा सुनते होंगे कि मैग्मा जो होता है वो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप। चट्टान किसको कहेंगे? खनिजों के समूह को चट्टान कहा जाता है। यानी हो गया खनिजों के समूह। तो इसका ऐसा परिभाषा बनाया जा सकता है कि खनिजों का ही पिघला हुआ रूप मैग्मा होता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे जब हम संसाधन का वितरण पढ़ेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, वो मूल रूप से ज्वालामुखी के ऊपर ही निर्भर करेगा कि ज्वालामुखी का उद्गार कहाँ कहाँ हुआ है और वो मृत ज्वालामुखी हो गया है और ज्वालामुखी के कारण जितना भी पर्वत का निर्माण हुआ है, पठार का निर्माण हुआ है, उसी में खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है
और क्यों पाई जाती है, क्यों ही उस पठार में ही ऐसा क्या विशेषता होती है जिसके कारण लोहा अयस्क हो गया, कोई भी धातु पाया जाता है वो किसके कारण होता है, या कोई भी खनिज पाया जाता है वो किसके कारण होता है, इसके बारे में समझने में आसानी होगा। तो मैग्मा क्या है कि खनिजों का पिघला हुआ रूप हम कह सकते हैं। मैग्मा ऐसे चट्टानों का पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहा जाता है और खनिजों के समूह को चट्टान कहा जाता है। तो एक परिभाषा ऐसा भी बन सकता है कि खनिजों के समूह को, यानी खनिजों के समूह का पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाती है। देखो मैग्मा में होता क्या क्या है, यानी हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ की अवस्था में ठोस अवस्था हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। ठोस और द्रव और गैस ये तीनों पदार्थ की अवस्था हैं। तो मैग्मा में कौन कौन से पदार्थ की अवस्था में कितना प्रतिशत पाया जाता है ये हम देखते हैं। तो ठोस जो है वो 2 से 5% पाया जाता है। द्रव जो होता है वो लगभग आप कह सकते हैं 95% और गैस 1 से 2% पाया जाता है। और कभी कभी आप सुनते होंगे कि मैग्मा क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा कहलाएगा और पृथ्वी के बाहर आने के बाद वो लावा कहलाएगा। ये कथन प्रायः दिया जाता है, लेकिन ये जो द्रव वाला भाग है ना, ये द्रव वाला भाग को ही लावा कहा जाता है। द्रव वाला भाग को ही लावा कहा जाता है। एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी प्लेटों के रूप में, पृथ्वी का ऊपरी सतह है जिसको क्रस्ट कहा जाता है, या स्थल मंडल जिसको कहा जाता है, स्थल मंडल प्लेटों के टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसका हम उदाहरण हम अंडा से समझाए थे। तो क्या है कि ये प्लेट का ऊपर का टुकड़ा ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल जो है वो दुर्बल मंडल के ऊपर, दुर्बल मंडल के ऊपर, यानी स्थल मंडल का जो प्लेट है वो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करते रहता है। संचलन क्यों करता है? संचलन होता है वो संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। यहाँ क्या होती है? संवहन धाराएं उत्पन्न होती है और संवहन धाराएं उत्पन्न होने के कारण प्लेट उसके ऊपर गतिमान होती है और गतिमान होने के कारण ये प्लेट इसके ऊपर गतिमान होती है। तो यहीं से यहाँ जो ये द्रव वाला भाग है, हम इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे दुर्बल मंडल क्या है, थोड़े से तरल अवस्था में पाया जाता है और यही मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा का निर्माण यही होता है कि यहाँ जो संवहन धाराएं जिसके कारण उत्पन्न होती है वो होता है रेडियो सक्रिय तत्व, यानी रेडियो सक्रिय तत्व जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या करता है कि अपने खुद विखंडित होकर उष्मा उत्पन्न करता है और जिसके कारण क्या होता है, अधिक उष्मा उत्पन्न होने के कारण यहाँ के चट्टान पिघले हुए अवस्था में पाए जाते हैं और पिघले हुए अवस्था के पाए जाने के कारण ही यहाँ क्या होता है कि यही मैग्मा कभी क्या होता है कि इसी दरार से होकर निकल जाता है, कभी बीच से होकर निकल जाता है। ये प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं से क्या होता है, मैग्मा का उद्गार होता है, ऊपर की ओर उद्गार होता है। तो ये ही क्या कहलाता है, ये जो है यानी दुर्बल मंडल जो ये भाग वाला भाग है रेडियो सक्रिय तत्व के कारण वो अत्यधिक ताप आधारित हो जाता है, यानी गलन हो जाती है, यहाँ चट्टानों का गलना शुरू हो जाता है और रेडियो सक्रिय तत्व के कारण उसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है, यही मैग्मा कहलाता है। तो यानी दुर्बल मंडल में ही मैग्मा का निर्माण होता है। तो ये और गैस की बात हम जब करते हैं, यही द्रव वाला जो भाग है ना, इसी को प्रायः इसी को लावा कहा जाता है, लेकिन प्रायः आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसको मैग्मा कहा जाता है, जब ये सतह पर आ जाता है तो इसको लावा कहा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बात प्रायः आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये द्रव वाला भाग को ही लावा कहा जाता है। तो गैस की बात करते हैं, तो गैस में सर्वाधिक किसकी मात्रा होगी?
सर्वाधिक मात्रा जो होती है गैस में वो होती है जल वाष्प की। जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा होती है। उसके बाद होती है CO2, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जल वाष्प की मात्रा की बात करते हैं तो 60 से 65% जल वाष्प की मात्रा रहती है, लगभग 15% ये रहती है, लगभग 7%। उसके बाद अन्य गैस भी होती है इसमें। तो सर्वाधिक मात्रा गैस में जल वाष्प की रहती है। आप जानते हैं कि जैसे ही स्टीम बनना शुरू होता है, आप वाष्प शक्ति के बारे में भी पढ़े होंगे, तो वाष्प शक्ति के कारण भी ये क्या होता है कि प्रायः प्लेट को तोड़ने में और अत्यधिक विस्फोट होने में जल वाष्प क्या करता है, मदद करता है। और ये भी क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण हो जाते हैं। तो ये था मैग्मा का संगठन। मैग्मा का कुछ और संगठन होता है जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि उसमें किस प्रकार की तत्व की प्रधानता हो सकती है, उसके बारे में भी इसको साफ करके बताते हैं। तो मैग्मा का जो प्रकार होता है ना, यानी मैग्मा के संगठन के बारे में बात करते हैं, तो एक प्रकार से और संगठित किया जाता है। जैसे हो गया कि ग्रेनाइट हो गया, उसके बाद हो गया बेसाल्ट, उसके बाद होता है पेरिडोटाइट। अब इस प्रकार का विभाजन किया जाता है, यह सिलिका के मात्रा के आधार पर होता है। सिलिका के मात्रा के आधार पर होता है, यानी इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला भाग में क्या होता है कि सिलिका का मात्रा अधिक होता है। आप ऐसे करके इसका निरूपण कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर वाला भाग में ग्रेनाइट में क्या होता है कि सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उसके बाद बेसाल्ट में कम हो जाती है, और बेसाल्ट में कम होने के बाद धीरे धीरे पेरिडोटाइट में और कम इसकी मात्रा हो जाती है। और सिलिका की मात्रा एक और बात की निर्भर करती है कि सिलिका क्या होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीय होगा तो मतलब कि ये जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा तो अम्लीयता की मात्रा कम होती जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा ना। नीचे क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यानी पेरिडोटाइट जो होता है वो अति क्षारीय होता है। ये हो गया क्षारीय हो गया, और यह हो गया अम्लीय। तो आप जानते हैं जितना भी धातु होता है वो क्षारीय किस्म का होता है। तो यानी पेरिडोटाइट का कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि मैग्मा जो होता है वो पेरिडोटाइट का ही क्या होता है कि पिघला हुआ रूप होता है। पेरिडोटाइट के पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहा जाता है। ये भी परिभाषा प्रायः दिया जाता है, लेकिन ये गलती यहाँ से हो जाती है क्योंकि बेसाल्ट से भी मैग्मा का निर्माण हो जाता है, कभी कभी ग्रेनाइट से भी मैग्मा का निर्माण हो जाता है। प्रायः ऐसा ही होता है कि पेरिडोटाइट से ही मैग्मा का निर्माण होता है, इसलिए इसका परिभाषा ऐसा दिया जाता है अधिकतर होने के कारण। उसके बाद एक बात और है कि जैसे जैसे ये गहराई के आधार पर है कि ऊपर वाला भाग को ग्रेनाइट कहा जाता है, बेसाल्ट कहा जाता है, पेरिडोटाइट कहा जाता है। स्थल मंडल जो होता है वो ग्रेनाइट से निर्मित होता है। बेसाल्ट की बात करते हैं जो समुद्र का जो सतह है यानी महासागरीय सतह जो है वो बेसाल्ट के चट्टानों से निर्मित होता है, और इसका घनत्व तो ऊपर के नीचे इसके अनुसार होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा चित्र बना सकते हैं कि ऊपर में घनत्व तो इसका कम होता है, इसका घनत्व तो ऊपर में कम होता है, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे इसका घनत्व तो बढ़ते जाता है। यानी स्थल मंडल का जो होता है घनत्व तो वो कम होता है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे यानी बेसाल्ट का घनत्व अधिक होगा, पेरिडोटाइट का उससे भी अधिक होगा। यह घनत्व के आधार पर होता है। उसके बाद रंग के आधार की बात किया जाए, रंग के आधार पर बात किया जाए मैग्मा का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये भी ऐसे होगा। यानी आप ऊपर में जो होता है वो हल्का कलर का होता है, लाइट कलर का होता है, और नीचे जैसे ही जाते हैं तो वो गहरा कलर का हो जाता है। यानी ज़्यादा गहरा कलर का अगर मैग्मा है तो ऐसा समझा जाएगा कि पृथ्वी के ज़्यादा आंतरिक भाग से निकला हुआ है,
और आपको पता होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 ही ऐसा जगह है जहाँ तरलीय अवस्था में मैग्मा यानी चट्टानें पाई जाती है। तो चट्टानें हम बताए थे, इससे पहले वाला चैप्टर में बताए थे। एक तो है कि स्थल मंडल के ठीक नीचे इसको दुर्बल मंडल कहा जाता है, और एक जो है वो आउटर कोर है। यानी आउटर कोर जो है, यानी कोर का जो विभाजन किए थे, क्रस्ट, मेटल और कोर का विभाजन किए, तो उसका जो आउटर कोर है, आउटर कोर यानी 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक, ये क्या होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये थोड़ा सा द्रव अवस्था में यानी आप कह सकते हैं ठोस के करीब ही रहता है, यानी पसीना सिर्फ आ रहा है, और ये द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था, द्रव की बात करते हैं यानी तरल की बात जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आता है पानी का, लेकिन यहाँ पानी और मैग्मा में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। यह चट्टानों यानी ठोस के लगभग करीब होता है, और जैसे जैसे यहाँ सहायता की बात हो जाती है, यानी सहायता अधिक हो जाती है, इसका सहायता अधिक सहायता वाले ये द्रव होती है। यानी जैसे मधु की बात करते हैं, सहायता के बारे में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में सहायता एक चैप्टर है कि सहायता के यानी जिसका सहायता अधिक होता है। सहायता जो होता है वो कि तरल जो है कि तरल के बहने के प्रतिरोध को, यानी बहने के प्रतिरोध को ही सहायता कहा जाता है। यानी तरल में क्या होता है कि बहने का गुण होता है, लेकिन उसमें जो प्रतिरोध स्थापित कर दे यानी रुकावट स्थापित कर दे, उसी को सहायता कहा जाता है। तो अत्यधिक सहायता वाले द्रव होते हैं ये। तो अत्यधिक सहायता वाला द्रव होने के कारण यह तो क्या है कि बहुत मतलब ठोस के करीब ही होता है। तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यह पिघला हुआ यानी चट्टान का पिघला हुआ रूप है। तो ये होता है 100 से 200 किलोमीटर, यानी 100 से 200 किलोमीटर को क्षेत्र को, पृथ्वी के आंतरिक वाला भाग को, उसको कहा जाता है दुर्बल मंडल। तो मैग्मा का जो उत्पादन होगा या तो दुर्बल मंडल से होगा या आउटर कोर से होगा। तो प्राया यहाँ से यहाँ आने में बहुत सा अथी लग जाता है, और आपको ये पता होगा ये मात्र 100 किलोमीटर का है, और ये 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर है। तो आप लगभग देख सकते हैं यानी 2200 किलोमीटर है, और यहाँ 100 ही किलोमीटर है। तो यहाँ से जब मैग्मा शुरू हो जाएगा तो इसका क्या होगा कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। यानी जब यहाँ से मैग्मा का निकलना शुरू हो जाता है तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, और ख़त्म नहीं होने के कारण ही इसको कहा जाता है मैग्मा का हॉट स्पॉट। यानी यहाँ से मैग्मा, जहाँ से प्राय मैग्मा बराबर निकलते रहता है, उसी को कहा जाता है मैग्मा का हॉट स्पॉट। लेकिन प्राय ये क्या होता है, आउटर कोर से ही निकलने वाले मैग्मा को कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुर्बल मंडल से भी वैसा मैग्मा निकलता है जो प्राय निकलते रहता है, उसको भी हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है, यानी नामकरण किया जाता है। तो मैग्मा का उत्पादन जो होगा या तो दुर्बल मंडल से होगा या तो आउटर कोर से होगा। ये मैग्मा का उत्पादन का क्षेत्र हो गया। और जैसे जैसे मतलब कि अब रंग की बात करते हैं तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर से अगर मैग्मा आ रहा है तो वो हल्का कलर का होगा, और जैसे ही गहरा कलर का होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि वो मैग्मा जो है पृथ्वी के अत्यधिक आंतरिक भाग से निकला हुआ है। तो ये था मैग्मा के यानी आप कह सकते हैं विभाजन, यानी किस प्रकार का विभाजन कर सकते हैं। तो ऐसा प्राय आपको प्रश्न रह सकता है कि एक गहरा कलर का मैग्मा निकला है, तो आप बताइए कि वो किस क्षेत्र से निकला होगा। यानी आप कह देगा स्थल मंडल से, दुर्बल मंडल से, इस प्रकार का ऑप्शन दिया जा सकता है। और ये किसी प्रकार का ऑप्शन दिए सबसे पहले आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए। तो ये क्या है कि हल्का कलर का जैसे ही है तो ऊपर से निकला होगा, और गहरा कलर का जैसे ही मैग्मा है वो क्या होगा, पृथ्वी के अत्यधिक आंतरिक भाग से निकला हुआ। जितना गहरा उसका रंग होगा उतना ही आंतरिक भाग से निकला हुआ होगा। अम्लीयता की आधार, अम्लीयता और क्षारीयता की बात जैसे होती है तो ऊपर से निकला होगा तो वो अम्लीय होगा, और जैसे जैसे आंतरिक भाग से, जितना आंतरिक भाग से निकलेगा उतना वो क्षारीय किस्म का होगा। तो ये था मैग्मा का संगठन, यानी हम अवस्था के आधार पर भी बता दिए, और इसको कैसे कैसे विभाजन किया जाता है। अम्लीयता के आधार पर सिलिका के
मात्रा, यानी सिलिका की मात्रा के आधार पर ही इसका विभाजन हो गया। यानी सिलिका की मात्रा जितना होगा उसके अनुसार ही, यानी कहेगा कि रंग अगर हल्का है तो उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, रंग गहरा है तो सिलिका की मात्रा कम होगी। अगर अम्लीय है तो सिलिका की मात्रा अधिक होगी, अगर क्षारीय है तो सिलिका की मात्रा कम होगी। और सिलिका की मात्रा अधिक है तो घनत्व कम होगा, सिलिका की मात्रा कम है तो घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार का इसका विभाजन किया, यानी कॉन्सेप्ट लेकर चलें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का घुमाकर कोई क्वेश्चन किया जाता है आपके साथ तो आप आसानी से उसको उत्तर देने में सक्षम हो सके। तो ये था मैग्मा का संगठन। और अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी की क्रिया क्यों होती है। तो हम लोग क्या का जवाब लगभग खोज लिए, अब हम देखते हैं कि क्यों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। क्योंकि कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इतने प्रकार का प्रश्न आप उस चैप्टर में ढूंढिए, नहीं ढूंढेंगे तो आप उस चैप्टर को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार की जो क्वेश्चन रहता है, इस प्रकार की क्वेश्चन उसमें ढूंढने का कोशिश कीजिए, जिसके चलते आप क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा और अत्यधिक चीज़ याद भी रहेगा। तो हम लोग देखते हैं क्यों। तो आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक अंदर में बहुत सारे क्रियाएं होती है जिसको अंतर्जात बल कहा जाता है। तो अंतर्जात बल कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा, आप कोई भी संगठन चल रहा है तो उसमें अंतर्जात बल की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी। तो क्या होगा कि अगर उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा तो उसमें क्या होगा, विस्फोट हो सकता है। यानी जैसे आप एक व्यक्ति की बात करते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी के सामने अपना दुख प्रकट कर लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी को नहीं बताता है, अपना दुख ना सुख किसी से चर्चा नहीं कर पाता है। तो जब व्यक्ति क्या है कि बराबर आपसे दुख शेयर करते रहता है, किसी से शेयर करते रहता है तो वो ठीक रहता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी से अपना दुख शेयर नहीं कर पाता है वो पराया क्या होता है कि उसको मृत्यु अचानक हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकती है उस व्यक्ति को, या खुदकुशी कर सकता है। तो वैसा व्यक्ति क्या होता है कि वो अचानक विस्फोट होता है, और जब भी वो बोलेगा ना, जब भी बोलेगा तो उसका आवाज़ जो होता है एक प्रकार का, मतलब कि आप कह सकते हैं कि भारीपन हो सकता है उसकी आवाज़ में। तो पराया अगर निकलते रहा तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि वो अगर बैठा रह गया तो क्या होता है, बहुत अधिक खतरनाक ऐसा हो सकती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी ऐसा होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी बहुत सारे क्रियाएं होती है, और बहुत सारे क्रियाएं को अगर वो बल को या वो ऊर्जा को अगर बाहर नहीं निकाला जाता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विस्फोट हो जाएगा। और जैसे पृथ्वी में विस्फोट होगा तो पूरा क्या होगा कि पूरा सृष्टि, यानी आप दुनिया जिसको कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, उसका विनाश हो जाएगा। तो उसको विनाश से बचने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं होना बहुत जरूरी होता है। तो ज्वालामुखी क्यों होता है कि आपको पता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल जो है वो प्लेटों के टुकड़ों में बटा हुआ है। ये हो गया स्थल मंडल। और ये क्या है कि ये दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करता है। ये हो गया दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल जो होता है पिघला हुआ रूप है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है। तो इसमें संवहन धाराएं उत्पन्न प्राय होती रहती है, संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। इधर मुख चल सकता है, कभी इधर मुख चल सकता है। संवहन धाराएं जो है प्राय गैस और द्रव का क्या है, एक गुण है। संवहन धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ठोस में क्या है कि ऊर्जा के स्थानांतरण का चालन एक प्रक्रिया है, क्या कि ठोस में क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह चालन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है कि एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह तक ले जाता है। प्रायः धातु में इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, और जिसमें नहीं पाई जाती उसमें ऊष्मा का संचालन नहीं हो पाता है। लेकिन द्रव और गैस में क्या होता है कि द्रव और गैस में संवहन धाराएं के माध्यम से, यानी ये यहाँ से अगर गर्म हो जाती है हवा तो यहाँ से उठने के बाद
यहाँ से उठ जाती है और ठंडा हवाएं यहाँ के आके भरती है। वो तो हम जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम बताएंगे। तब तक ये जानते हैं कि द्रव और गैस का एक गुण होता है जिसको संवहन कहा जाता है, और इसी के द्वारा क्या होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। तो संवहन धाराएं चलने के कारण क्या होता है कि प्लेटें आपस में गतिमान होती है, और संवहन धाराएं के उत्पन्न होने के कारण कौन सा ये कि क्यों उत्पन्न होती है, ये होती है रेडियो एक्टिव तत्व के कारण, रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये क्या करता है कि आपस में नाभिकीय विखंडन खुद क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या होता है इसमें ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी के द्वारा क्या होता है कि यहाँ का चट्टान क्या होता है कि ये संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, और संवहन धाराएं क्या होते हैं आपस में चलते रहता है। चलते रहने के कारण क्या होता है कि कभी कभी ये धाराएं, जैसे ये दोनों चट्टान है और ये दोनों प्लेट हो गया और ये आपस में दूर हो गया ना, ये तो आपस में चल ही रही है, हमेशा चलते रहती है, और चलते रहने के कारण ये जैसे ही दूर हुआ तो यहाँ क्या होगा दाब कम हो जाएगा। यह तो तापमान अधिक है ही, अगर कोई भी आप जानते हैं कि किसी भी तत्व का तापमान अधिक हो जाता है तो वह हल्का हो जाता है, और आसपास के तत्व यानी उसका घनत्व कम हो जाता है, और जैसे ही घनत्व उसका कम हो जाएगा तो आसपास के जितना भी तत्व होगा उससे वो ऊपर उठने का कोशिश करेगा। तो इसका भी तापमान अधिक हो गया, और तापमान अधिक होगा तो ये भी क्या करेगा, कोशिश करेगा ऊपर की ओर उठने का कोशिश करेगा, ऊपर की ओर उठने का कोशिश करेगा। तो एक तो होता है तापमान फैक्टर, एक होता है दाब फैक्टर। तो क्या होता है कि ये दोनों चट्टान अगर क्या होगा, दोनों प्लेट ये दूसरे दिशा में चला गया तो क्या होगा कि यहाँ दाब कम हो जाएगा, और दाब जैसे ही कम होगा तो क्या होगा कि दाब जैसे ही आपको पता है कि दाब कम होता है, किसी भी पदार्थ का अगर दाब कम कर दिया जाए तो क्या होता है वो ज्वलनशील आसानी से हो जाता है। यानी उसका आप कह सकते हैं कि अगर कम दाब पर भी क्या होता है कि अगर दाब अगर कम कर दिया जाए किसी भी वस्तु को तो वो आसानी से जल उठता है, यानी वह कम ही ताप पर उसका जलना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही दाब कम हो जाता है तो इसका यहाँ तापमान अधिक होगा, और ये क्या हुआ आसपास क्षेत्र से यहाँ से इसको मौका मिल गया और ये आसानी से उठकर बाहर आ जाता है। दूसरा प्रभाव होता है कि चट्टानों के बीच से भी क्या होता है कि कभी कभी तोड़ के निकलता है। तो तोड़ के कैसे निकलता है कि यहाँ पर जहाँ इसको चट्टान कमजोर मिल गया और ये तो क्या है गर्म है, तो आसपास के क्षेत्रों से उठने का कोशिश भी करेगा। और आपको ये भी बताएं कि इसमें स्टीम की मात्रा यानी जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होने के कारण क्या होता है, यानी गैसों में क्या जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होता है, तो ये धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है, और जैसे ही टूट जाता है तो क्या होता है ये बाहरी सतह पर निकल जाता है, और इसी को ज्वालामुखीयता कहा जाता है, यानी मैग्मा बना। और क्या होता है कि यहाँ तापमान अधिक होने के कारण ये आसपास के क्षेत्रों से उठने का कोशिश करता है, और उठने के क्रम में ही क्या होता है कि ये टूटकर स्थल मंडल पर आ जाता है, और इसी से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो यही क्या है कि ज्वालामुखी होने का यही कारण दिया जाता है। यानी क्यों होता है तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा में तापमान अधिक होने के कारण यानी दुर्बल मंडल में तापमान अधिक होने के कारण वो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठने का प्रयास करता है, और जैसे ही ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद इसको जहाँ जगह मिल जाती है या किसी चट्टान को तोड़कर वो बाहर निकल जाती है, और इसी से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो आप ये जान गए होंगे कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। तो आप इस प्रकार आप कह सकते हैं आपका क्यों का जवाब मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार का जैसे ही बात होती है तो यहाँ प्रकार के अलग अलग प्रकार से विभाजन इसका किया जाता है। हम 3 प्रकार से इसका विभाजन करेंगे, 4 प्रकार से भी इसका विभाजन किया गया है। तो एक प्रकार को हम उतना महत्वकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि
हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, इसमें हमें पीएचडी नहीं लेनी है, इतना ही जानकारी लेंगे जितना क्या हो सके हमें परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो एक होता है सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर क्या होता है कि एक को कहा जाता है सक्रिय, एक को कहा जाता है प्रसुप्त और तीसरा को कहा जाता है मृत। सक्रियता के आधार पर हो गया। दूसरा हो गया यहाँ आप लिख सकते हैं विस्फोटकता के आधार पर। तो विस्फोटकता के आधार पर जो होता है कि एक तो होता है केंद्रीय विस्फोटक, विस्फोटक उद्गार, और दूसरा होता है केंद्रीय विस्फोटक, वो होता है शांत दरारी उद्गार। उसके बाद होता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। इसमें हो जाएगा एक तो होगा अंतःप्लेटी और दूसरा हो जाता है प्लेट सीमांत। तो ये सब ज्वालामुखी का प्रकार है। सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। विस्फोटकता के आधार पर केंद्रीय विस्फोटक उद्गार ज्वालामुखी, शांत दरारी उद्गार ज्वालामुखी, और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अंतःप्लेटी ज्वालामुखी और प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। इस प्रकार इसका विभाजन किया जाता है। एक और विभाजन का है वो अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर होता है। तो थोड़ा सा हम बता दिए लेकिन उसको उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, इसलिए हम उसको नहीं बता पाए हैं। और आपको अगर लगता है ज़रूरी है तो आप किसी किताब से उसको देख लीजिएगा। तो सक्रियता के आधार पर आप बात करेंगे जैसे ही, तो आप नाम से ही स्पष्ट है सक्रियता के आधार पर, यानी वैसे ज्वालामुखी जो क्या है कि अभी सक्रिय है, यानी लगातार ये सक्रिय रूप में रहता है और सक्रिय रूप के कारण ही ये सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है कि वैसे ज्वालामुखी जो क्या है कि अभी बंद है और ये इसका उद्गार कभी भी हो सकता है, ये अभी इसका उद्गार है, ये बंद भी हो सकता है और कभी भी इसका उद्गार होते रहता है, यानी रुक रुक के इसका उद्गार होते रहता है। और मृत मतलब क्या हुआ कि ये इसका मतलब कि पूरी तरह से ये समाप्त हुआ, यानी पठार या पर्वत के रूप में यह स्थापित हो चुका है और यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होने का कोई संभावना नहीं है। तो संभावना ये तो प्राय जल्दी नहीं पाया जाता है, लेकिन तब पर भी इसका उदाहरण है, तो इसका उदाहरण भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो हम भारत के बात करते हैं या विश्व की बात है, विश्व स्तर पर क्या है, भारत के स्तर पर ये तो हो गया बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का आप नाम सुने होंगे। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर पाया जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात किया जाए, अगर भारत की बात किया जाए तो नारकोंडम जो है वो क्या है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी विश्व स्तर पर देखें तो किलिमंजारो का नाम सुने होंगे। किलिमंजारो जो है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी के एक उदाहरण में आप ऐसा भी दे सकते हैं, स्ट्रोम्बोली का नाम आप सुने होंगे। स्ट्रोम्बोली ये भी क्या है, इसको जो स्ट्रोम्बोली जो है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी आप बहुत सा उदाहरण आप देख लीजिएगा। मृत ज्वालामुखी जो है ये तंजानिया का किलिमंजारो पर्वत का आप नाम सुने होंगे, ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये था सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी, यानी सक्रिय ये नाम से पूरी तरह से अस्पष्ट था। और दूसरा है विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर बात करेंगे
तो केंद्रीय विस्फोटक उद्गार किसको कहा जाता है। तो आप जैसे ये पृथ्वी बना लिए हम, और क्या हुआ कि ये मैग्मा जो है, मैग्मा क्या हुआ कि एक पाइप के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से ही ये बाहर निकला। मैग्मा एक पाइप के चैम्बर के माध्यम से बाहर निकला, और यहाँ अब ये जैसे ही ऊपर की ओर उठेगा तो ये वृक्षनुमा बनाएगा। तो ये क्या है कि, और दरारी उद्गार क्या होता है कि दरारी ये क्या होता है कि एक बहुत जगह बड़ा एक फट गया, यानी आप कह सकते हैं कि चीरापन आ जाता है। जैसे ये क्षेत्र हो गया, और क्षेत्र में क्या होगा कि ये अथी नहीं बन के और ये चिरा गया पूरा, तो ये हो गया दरारी उद्गार। अब इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे एक बोतल हो गया, बोतल में आप पानी भर लीजिए और उसमें एक अगर छेद करते हैं और तो उसमें देखेंगे कि आप प्रेशर के साथ अगर ऐसे भी छोड़ेंगे और प्रेशर दिए बिना अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, तब पर भी क्या होगा, एक दूरी से जाकर वो गिरेगा। जैसे ये बोतल हो गया और बोतल में आप एक छिद्र मात्र करते हैं तो पानी क्या होगा कि पानी थोड़ा दूर जाके ऐसे गिरेगा। क्या है कि एक विस्फोटक आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो और इसका प्रेशर ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और एक स्थिति ऐसा हो सकता है कि ब्लेड को आप ब्लेड लेकर इसको क्या करें, बोतल को चीर देंगे तो क्या होगा, पानी उसी जगह रह जाएगा। तो पानी उसी जगह रह जाएगा तो इसमें किसी प्रकार का विस्फोटक पानी यानी आप आराम से ये पानी आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा। लेकिन इसको अगर दबाने के बाद यानी प्रेशर देने के बाद ये क्या होगा, ये तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये क्या हो, ये विस्फोटक हो गया, यानी आगे की तरफ भागा। और जैसे ही दरार आ जाती है तो दरार जैसे ही आ जाएगा तो ये शांति से क्या होगा, पानी उसी के आसपास क्षेत्र में यानी पिघल के रह जाएगा। तो इससे क्या क्या मतलब सीख आप ले सकते हैं कि जब भी मैग्मा केंद्रीय विस्फोटक यानी केंद्रीय उद्गार जैसे ही होगा तो केंद्रीय उद्गार में क्या होगा कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी द्वीप। तो केंद्रीय उद्गार से क्या क्या हो सकता है कि जितना भी आप समुद्र के अंदर जितना भी आप द्वीप देख रहे हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से वो भी पर्वत है, लेकिन वो समुद्र से बाहर निकलने में उसको छोटा सा एक भाग दिखाई पड़ता है। तो ज्वालामुखी द्वीप हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, ये क्या होता है, ये केंद्रीय उद्गार से इसका निर्माण होता है। दरारी उद्गार से क्या होगा, जब भी दरारी उद्गार से निर्माण होगा तो पठार वाला भाग जो निर्माण होता है, तो पठार वाला भाग का निर्माण किससे होता है, दरारी उद्गार से होता है। तो एक क्वेश्चन रहा था कि दक्कन के पठार का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के किस प्रकार से हुआ, किस उद्गार से हुआ है। तो आप आसानी से देख सकते हैं, तो ये किस उद्गार के कारण हुआ है, दरारी उद्गार के कारण हुआ है। और हम बताएंगे जब हम प्लेट विवर्तनिक पढ़ाएंगे यानी महाद्वीपीय संचलन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि भारत में दक्कन के पठार का निर्माण का कौन से ज्वालामुखी के कारण ऐसा हुआ था, वो उस समय हम बताएंगे। तब तक ये जानिए कि दक्कन के पठार का निर्माण दरारी उद्गार से हुआ है। और दरारी उद्गार वो बेसाल्ट युक्त चट्टान है, और दरारी उद्गार के कारण ही क्या हुआ कि वो दरारी उद्गार क्या होता है कि आप जैसे है कि दरारी उद्गार में क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों में फैलने की संभावना बहुत अधिक होती है, और केंद्रीय उद्गार में क्या होता है, ये जमा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है कि जैसे आप एक तो बोतल का उदाहरण दे दिए, इसके अनुसार आप विस्फोटक का अंदाज ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही पर्वत की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा कि खनिज का पृथक्करण की संभावना बहुत कम होगी।
पृथक्करण मतलब समझते हैं आप कि भारी तत्व अलग हो जाएगा और हल्का तत्व अलग हो जाएगा, तो इसमें पृथक्करण की संभावना नहीं होगी। जैसे एक बोतल है, बोतल में क्या किए, ये कुछ अलग अलग तत्व डाल के दिए, अलग अलग तत्व डालने के बाद आपको अगर प्रेशर किया जाएगा, एक छोटा सा छेद में प्रेशर करने के बाद आप देखेंगे तो प्रेशर करने के बाद क्या होगा कि जो हल्का तत्व होगा वो दूर जाके फेंका सकता है। उसका मतलब कि वो वेट, यानी हल्का तत्व की बात नहीं कर सकते, उसका वजन और मतलब कि हल्कापन के अनुसार, आप वजन के अनुसार ही वो उस या तो पहले ही गिर जाएगा या बहुत अत्यधिक दूर पे जाके गिरेगा, लेकिन उसमें पृथक होने की संभावना बहुत अधिक होता है। लेकिन दरारी उद्गार जैसे इसे फाड़ दिए तो क्या वो आसपास के क्षेत्र में सब मिल के मतलब कि फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो दरारी उद्गार जहाँ होगा वहाँ क्या होगा कि किसी भी एक खंड के होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी दरारी उद्गार जहाँ जहाँ हुआ है, यानी दरारी उद्गार से जहाँ जहाँ निर्माण हुआ है वो क्या होगा कि उसमें खनिज तत्व की मात्रा होने से की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन केंद्रीय उद्गार से भी पठार का निर्माण होता है, लेकिन केंद्रीय उद्गार से जहाँ जहाँ निर्माण होगा वहाँ पृथक्करण की होने की संभावना बहुत अधिक होता है। तो इसलिए अलग अलग तत्व के चट्टान अलग अलग रूप में देखने को मिल जाता है, वो केंद्रीय उद्गार के कारण होता है। हम पहले ही बताए थे कि मैग्मा जो है वो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। चट्टान क्या है, खनिजों के समूह को चट्टान कहा जाता है। तो मैग्मा भी क्या है कि खनिजों के समूह के पिघला हुआ रूप क्या है, मैग्मा है। तो आप जैसे एक पर्वत का निर्माण होता है, इससे आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ खनिज पाए जा सकते हैं। तो जैसे पर्वत का एक निर्माण हो, ज्वालामुखी ये पर्वत है, तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ऊपरी भाग में जो तत्व होगा केंद्रीय उद्गार से निर्माण होगा, जो हल्का तत्व होगा वो तेजी से ऊपर की ओर फेंकाएगा, जो भारी तत्व होगा वो पास में ही रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा। तो ऊपर वाला जो भाग होगा, ऊपर वाला भाग में प्रायः क्या होगा, हल्का तत्व होगा। हल्का तत्व यानी सिलिका की मात्रा अत्यधिक होगी, और जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे उसमें क्या होगा, भारी तत्व की मात्रा बढ़ते जाएगी। तो आप ऐसा देखेंगे तो जितना भी ज्वालामुखी पर्वत है, अगर उसका ऊपरी भाग अगर तोड़ने के लिए जाएगा तो उसमें कोई भी खनिज नहीं मिलेगा। यानी खनिज के, यानी धात्विक खनिज के, खास करके धात्विक खनिज क्या होता है, भारी होती है, तो धात्विक खनिज मिलने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही वो पर्वत टूट टाट के क्या होगा कि पहाड़ बन जाएगा, यानी पठार बन जाएगा, पर्वत टूट के पठार बन जाएगा। और जैसे ही पठार बन जाएगा तो आप जानते हैं कि नीचे में क्या होगा कि नीचे में भारी खनिज की मात्रा होगी, यानी धात्विक खनिज की मात्रा होगी। तो जैसे ही पर्वत टूट के जैसे पठार में निर्मित हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, किस तत्व की मात्रा हो जाएगी, धात्विक खनिज की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी। तो भारत में आप देख सकते हैं, जैसे अरावली क्षेत्र की बात किया जाए, छोटा नागपुर क्षेत्र की बात किया जाए, कर्नाटक के क्षेत्र की बात किया जाए, तो ये सब में पर्वत के निर्माण होने के बाद टूट के पहाड़ बना है, इसलिए इस सब में धात्विक खनिज की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। और दरारी उद्गार में आप कह सकते हैं कि दरारी उद्गार में क्या होता है कि फैलने की संभावना अत्यधिक होती है। तो जो दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र का निर्माण दरारी उद्गार के कारण ऐसा हुआ है, जिसके कारण उसमें खनिज यानी खान की संभावना बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर खान नहीं पाए जाते हैं। तो ये था कि सक्रियता विस्फोटकता के आधार पर आप देख सकते हैं। ये क्यों शांत दरारी है, क्योंकि अगर आप आसानी से अगर फट गया, आराम से फट गया तो क्या होगा, वो आराम से आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, इसलिए इसको शांत दरारी उद्गार कहा जाता है। केंद्रीय विस्फोटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक स्टीम बनने के कारण एक छोटा सा पाइप में निकलने की संभावना होती है, तो ये विस्फोटक अंदाज में बाहर निकलता है, जिसके कारण इसको केंद्रीय विस्फोटक उद्गार कहा जाता है। अब देखते हैं अंतःप्लेटी और प्लेट सीमांत। इसमें क्या लिखा हुआ था, अंतःप्लेटी प्लेट सीमांत। अंतःप्लेटी क्या होगा और प्लेट सीमांत क्या होगा। जैसे एक प्लेट है, इधर भी 2 प्लेट बना लेते हैं। प्लेट विवर्तनी जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये तय करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले ज्वालामुखी पढ़ाया जाएगा कि पहले
प्लेट विवर्तनिक पढ़ाया जाएगा। तो एक ना एक चैप्टर तो आपको छोड़ के ऐसा समझना ही पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर प्लेट विवर्तनिक पढ़ाते हैं तो ज्वालामुखी समझ में नहीं आती, ज्वालामुखी पढ़ा रहे तो थोड़ा प्लेट विवर्तनिक समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो ऐसा तत्काल आप जानिए, कोई तो चैप्टर पहले पढ़ना ही होगा। तो ये जो हो गया अंतःप्लेटी में क्या होता है कि जैसे क्या हुआ कि यहाँ मैग्मा है और संवहन धाराएं चल रही है, इसके ऊपर ये गतिमान है, लेकिन क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसको तोड़ना शुरू कर देगा और तोड़ते तोड़ते क्या होगा कि ये बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकल के क्या होगा, यहाँ जमा होना शुरू कर देगा। तो इसी को कहा जाता है अंतःप्लेटी, यानी प्लेट के बीच से जो निकलता है उसको अंतःप्लेटी उद्गार कहा जाता है, यानी अंतःप्लेटी ज्वालामुखी कहा जाता है। और ये क्या होगा कि प्लेट सीमांत, सीमांत मतलब क्या होगा, सीमा के अंत में हो गया। तो यहाँ क्या है, मैग्मा क्या होता है, दाब कम होने के कारण, दाब कम होने के कारण क्या होगा कि यहाँ से जब बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये दरारें उद्गार तो हो ही गया, और इसको साथ में क्या कहा जाता है, सीमांत कहा जाता है। एक तो स्थिति होगा कि दरार में होने के कारण ये हो गया कि इसमें दो स्थिति बन सकती है प्लेट सीमांत में, प्लेट सीमांत में दो स्थिति बन सकती है। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी। अपसारी का अर्थ हुआ कि एक दूसरे से दूर जा रहा है, जैसे ही दूर जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार की यानी दरारी उद्गार होने की संभावना होगी, यानी दरारी उद्गार होगा तो आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा। तो ये एक सीमांत हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये तो हो गया अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी। तो अभिसारी प्लेट संरचरण में क्या होता है कि जैसे दो है और दोनों ही क्या है कि जैसे एक प्लेट भारी है, एक प्लेट हल्का है, तो दोनों प्लेट का जब टक्कर होगा तो एक प्लेट क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा। जैसे ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट हल्का होने के कारण ये ऊपर हो जाएगा, महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण ये नीचे हो जाएगा। तो नीचे हो जाने के कारण क्या होगा कि ये प्लेट अब नीचे चला गया, ये कहाँ चला गया, दुर्बल मंडल में चला गया, और दुर्बल मंडल में ही जैसे जाएगा तो यहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण क्या होगा, ये इसको गलाना शुरू कर देगा, और जैसे ही गलाएगा तो ये मैग्मा अत्यधिक मात्रा हो गया, यहाँ मैग्मा का दोनों में टक्कर हो रही है और अत्यधिक मात्रा यहाँ मैग्मा का हो रहा है, क्योंकि स्थल मंडल से जो नीचे आ रहा है उसको भी गला के मैग्मा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक मैग्मा होने के कारण यहाँ से तोड़ना शुरू कर देगा, और तोड़ते तोड़ते क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से बाहर होने के बाद क्या होता है, यहाँ ज्वालामुखी निर्माण हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का निर्माण यहाँ हो जाएगा। और जैसे ही ज्वालामुखी का यहाँ निर्माण हो जाएगा तो ये क्या, ये भी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी का ये भी उदाहरण होगा। यानी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी में दो प्रकार के आ सकता है, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी में ऐसा देखा जाता है कि अभिसारी में यानी हो गया कि ये महाद्वीपीय और महासागर वाला प्लेट अगर टकराता है तो एक प्लेट नीचे चला जाएगा, और जैसे ही महासागर का टक्कर होगा यानी दोनों बराबर होगा, तो जैसे ही दोनों बराबर में टक्कर होगी तो ये दोनों में क्या होगा कि दोनों ऊपर की ओर भागेगा, और ऊपर की ओर भागेगा नीचे की ओर भी जा सकता है। तो यहाँ मैग्मा की अत्यधिकता होने के कारण यहाँ क्या होगा कि ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की संरचनाएं क्या हो सकती है कि प्लेटों के सीमांत और अंतःप्लेटी की संरचना में ऐसा बन सकता है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अंतःप्लेटी की संरचना जैसे होगी तो हम प्राया ही बोल सकते हैं, लगभग पूरी तरह से नहीं बोल सकते। तो प्राय क्या होता है, इसमें केंद्रीय उद्गार होता है, और ये क्या होता है कि इसमें दरारी उद्गार भी होगा, केंद्रीय उद्गार भी होगा, यानी दोनों प्रकार के उद्गार होने की संभावना हो सकती है। तो ये था ज्वालामुखी के प्रकार। हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे, ज्वालामुखी के वितरण, उसके उत्पाद और ज्वालामुखी विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं इसके अगले भाग को। धन्यवाद।